स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज जिस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वो मध्यकालीन इतिहास के इस सीरीज से संबंधित मुगल साम्राज्य का सारा विवरण देने वाला हूं, क्योंकि मैंने इतिहास के जो मध्यकालीन इतिहास हम लोगों का चल रहा था उसमें मैंने अपने दिल्ली सल्तनत को पूरी तौर तरीके से कंप्लीट कर दिया था और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के समय उदय हुए जितने सारे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे उन राज्यों के बारे में भी मैंने बातचीत किया था। और उसके बाद देखा जाए तो मध्यकाल में हुए भक्ति और सूफी आंदोलन के जितने सारे आंदोलन हुए उन आंदोलनों पे भी हम लोगों ने पूरी प्रकाश डाला था। हम लोगों का जो टॉपिक चलने वाला है वो मुगल साम्राज्य है। लेकिन मुगल एम्पायर को पढ़ने से पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस मुगल साम्राज्य में हम लोगों को किस तरह से किन किन बादशाहों को किस तरह से पढ़ना चाहिए वो एक लिस्ट के रूप में मैं यहाँ जारी कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं इसमें से एक एक बादशाह को लेकर के अपनी क्लास का संचालन आपके समक्ष करता रहूंगा। क्लास को शुरू करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का जब सहयोग रहेगा तो मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। मैं चलता हूं सीधे अपने मुद्दे पे। हमारा मुद्दा कोई बहुत विशेष मुद्दा नहीं है, केवल और केवल ये मुद्दा है इस मुगल साम्राज्य में किन किन बातों को पढ़ा जाएगा, किस तरह से पढ़ना ये काफी हम लोगों के परीक्षा के लिए जरूरी होगा। अगर हम लोग देखते हैं मुगल साम्राज्य को, अगर हम लोग देखते हैं जो मुगल साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे इसमें दो स्तर से पढ़ेंगे। इसमें पहला जो फेज हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला फेज हम लोग पढ़ेंगे इसमें मुख्य शासक के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य जो शासक थे इन मुख्य शासक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और दूसरा जो देखा जाएगा परावर्ती मुगल काल के रूप में, परावर्ती मुगल काल के रूप में जो दिखाई देता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य शासक जो चलते हैं ये 1526 से लेकर के 1707 तक, यानी कि बाबर से लेकर के औरंगजेब तक की पूरी घटना को हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। और परावर्ती मुगल काल को अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 1707 से लेकर के 1857 की क्रांति तक के पूरी इतिहास को हम यहाँ आपको जारी करेंगे। हम जब अपने क्लास का संचालन करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हम आपको बताएंगे वो बाबर के बारे में बताएंगे, जो 1526 में सत्ता की स्थापना करेगा। ये एक लुटेरा आदमी आएगा, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला लोधी वंश का शासक जो इब्राहिम लोधी रहेगा उसको पराजित करेगा। ये पानीपत के पहला जो युद्ध करेगा उस युद्ध में पराजित कर देगा और पराजित करके दिल्ली आगरा पे अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है। और एकाधिकार स्थापित करने के बाद अगर देखा जाए तो भारत में तुर्की साम्राज्य आने वाले लुटेरा बर्बर जो बाबर था वो भारत की धरती को अपने अंदाज में यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करने का पूरी तौर तरीके से कोशिश करता है। बाबर की सत्ता को हम लोग पढ़ेंगे 1526 से लेकर 30 तक की पूरी बात पढ़ेंगे। बाबर के जीवन काल के बारे में पढ़ेंगे। अफगान का शासक था, फरगना का शासक, वहां के बारे में पढ़ेंगे। ये भारत की तरफ जब आएगा तो भारत में ये जो युद्ध करेगा इसके सारे युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अंततोगत्वा देखा जाएगा तो 1530 तक ये खुदा के हवाले हो जाएगा। बाबर के मर जाने के बाद उत्तराधिकार के रूप में जो हम लोगों की क्लास चलेगी वो उसी का औलाद आएगा हुमायूं। और हुमायूं 1530 से 1556 तक शासन करेगा। लेकिन यहाँ एक खास बात समझना हम लोगों को ये है कि ये 1530 से लेकर के स्पेशल हुमायूं 1530 से लेकर के 1540 तक ही पहले चरण में शासन करता है, क्योंकि ये 2 बार गद्दी पे बैठेगा। पहली बार बैठेगा 1530 में तो 1540 तक ये शासन करता है। 1540 में हो जाता है बीलग्राम का युद्ध हो जाता है। और इस बीलग्राम का युद्ध हम पढ़ाते समय आपको पूरा बताएंगे। बीलग्राम जो युद्ध होता है इस युद्ध में इसको एक अफगान शासक हरा देता है, पराजित कर देता है और वो अफगान शासक था शेरशाह सूरी था। तो शेरशाह सूरी 1540 में इसको जैसे हरा देता है तो हुमायूं से सत्ता को छीन लेता है। और 1540 से लेकर के 1545 तक स्पेशल दिल्ली पे शेरशाह शासन करेगा। 1540 से लेकर के 1545 तक स्पेशल शेरशाह शासन करेगा। शेरशाह के मर जाने के बाद 45 में देखा जाएगा तो 1545 से लेकर के 1555 तक शेरशाह के उत्तराधिकारी शासन करेंगे अफगान शासक के रूप में।
लेकिन जो शेरशाह के उत्तराधिकारी आएंगे वो धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे और उस कमजोरी का फायदा दोबारा उठाने का काम करता है हुमायूं। हुमायूं सरहिंद का युद्ध करेगा, मछुआरा का युद्ध करेगा और फाइनली देखा जाएगा तो मछुआरा युद्ध के बाद जब वो सरहिंद का युद्ध करता है तो सरहिंद के युद्ध में वो पूरी तरीके से दिल्ली को अपने कब्जा में कर लेगा, यानी अफगानों से अपने कब्जा में ले लेता है। और दोबारा 1555 में हुमायूं जाके गद्दी पे बैठता है और बैठने के बाद तुरंत वो देखा जाएगा 56 में ही ये मर जाएगा। तो हम लोग हुमायूं को पढ़ने के बाद बीच में यहाँ हम लोग थोड़ा अफगान शासक शेर शाह सूरी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ स्पेशल बीच में आ जाएगा 1540 से 45 तक मुख्य रूप से रहेगा, लेकिन इसके वंशज जो चलेंगे, इसके जो वंशज चलेंगे वो 1555 तक चलेंगे अफगान शासक। 55 में जाके ये दोबारा आ जाएगा। यानी देखा जाए बाबर को शासन कब कर रहा है तो कहेंगे बाबर पहली बार गद्दी बैठेगा तो 1530 से 1540 तक शासन करता है और 1540 से लेकर के 1555 तक देखा जाए तो ये अफगान शासन करेंगे। जिस अफगान में स्पेशल देखा जाए तो मुख्य अफगान शासक जो था 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी शासन करता है और शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी 45 से 55 तक शासन करेंगे। 55 में जाकर के फाइनली युद्ध जब कर लेता है, वो सरहिंद का युद्ध जब कर लेगा तो 1555 में हुमायूं दोबारा गद्दी पे बैठेगा और 56 में जाके मर जाएगा। यानी हुमायूं को अगर आपको देखा जाए तो पहली बार में वो शासन करेगा 30 से 40 और दूसरी बार में 55 से 56, यानी 2 बार वो गद्दी पे बैठता है। बीच का जो समय था वो बीच का समय अफगानों के हाथ में, ये मैं पढ़ाते समय आपको बताऊंगा। फिर शेरशाह के बाद देखा जाए तो हम लोगों को हुमायूं दोबारा मिलेगा। उसके बाद आएगा शासन सत्ता के रूप में अकबर आ जाएगा, जो अकबर 1556 से 1605 तक सत्ता को चलाएगा। अकबर को पढ़ने के बाद हम लोग जहांगीर पढ़ेंगे, 1605 से लेकर 1627 तक ये सत्ता को चलाएगा। और जहांगीर को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे शाहजहां को, जो लगभग 1627-28 से लेकर के 1658 तक चलेगा। शाहजहां के मरने के बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। शक्ति मुगलों की एकदम कमजोर हो जाती है और उस उत्तराधिकार के युद्ध में देखा जाए तो फाइनली जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष औरंगजेब के पक्ष में चला जाता है। कैसे कैसे चले हैं सारी नतीजन बात हम आपको डिटेल वाली क्लास अभी लेके आऊंगा ही, उसी में सब कुछ बताऊंगा आपको। तो औरंगजेब जब आके गद्दी बैठा तो 1658 से लेकर 1707 तक देखा जाए तो ये शासन करता है औरंगजेब। और 1707 में औरंगजेब के मर जाने के बाद जो मुगल साम्राज्य की बुनियादी थी, वो मुगल साम्राज्य की बुनियादी पूरी तरीके से देखा जाए तो धाराशाही हो जाती है। और मुगलों में सत्ता को संचालन करने वाले जो आगे आएंगे बादशाह, वो सब के सब कमजोर, कायर और डरपोक किस्म के राजा थे। वो सत्ता की बागडोर को संचालित करने के लिए उनके अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी जितनी ताकत और जितनी शिद्दत से उनके पूर्वजों ने सत्ता को संचालित किया था। यही कारण है कि औरंगजेब के मर जाने के बाद मुगलों की सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती इतनी ज्यादा चली गई कि 1857 तक जाते जाते मुगलों की पूरी तरीके से अस्तित्व ही भारत की धरती से समाप्त कर दिया गया। यानी कि मुगल सत्ता जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुख्य कहानी हम यहाँ आपको बताएंगे। ये मैं एक एक क्लास लेकर के आऊंगा, हो सकता है वीडियो बड़ा बड़ा चलेगा तो 2-2 पार्ट में करके मैं दे दूंगा। बाबर को एक बार पढ़ाऊंगा, फिर हुमायूं पढ़ाऊंगा एक क्लास में, शेरशाह पढ़ा दूंगा एक क्लास, अकबर दे दूंगा, या हो सकता है अकबर का 2 क्लास लेके आऊँ, जहांगीर का लेके आऊंगा क्लास, शाहजहां से अलग अलग बादशाहों का मैं क्लास लेकर के आऊंगा। उसके बाद हम परावर्ती मुगल काल में जब आएंगे, यानी कि लेटर मुगल पीरियड में जब हम लोग चलेंगे तो वहां शुरू हो जाता है औरंगजेब के उत्तराधिकारी से, बहादुर शाह से हम लोग पढ़ेंगे। 1707 से लेकर 1712 तक ये शासन करेगा। बहादुर शाह के बाद उत्तराधिकार के रूप में जो आएगा जहांदार शाह पढ़ेंगे। इस सब के सब ससुरे कमजोर थे, सबके सब गड़बड़ थे, कोई शक्तिशाली का इसमें शासक नहीं था, इसलिए इन सब का इतिहास कोई बहुत ज्यादा मिले उलेगा नहीं। ये हम दूसरी पार्ट को लेके आएंगे तो हो सकता है ये सारे बादशाहों को 2 से 3 क्लास में हम सब के सब खत्म कर, 2 क्लास तो बहुत है, 2 क्लास में मैं कवर कर दूंगा। जहांदार शाह आ जाएगा 1712 से 13, इसकी पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। इसकी कहानी हम लोग लंपट मूर्ख जब इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे इस मूर्ख की कहानी। फिर हम लोग फर्रुख सियर पढ़ेंगे 1713 से लेकर 19 तक, जो घृणित कायर के रूप में आएगा इतिहास में। और फर्रुख सियर के बाद सीधे सत्ता जो होती है चली जाती है सैयद बंधुओं के हाथ में। और सैयद बंधु जो थे उस सैयद बंधु ने उत्तराधिकार के रूप में सत्ता पे बैठाने की कोशिश करते हैं रबी उद दर्जात को।
और ये जब रबी उद दर्जात जो था, इसके बाद आता है रबी उद दौला आ जाता है। लेकिन ये दोनों कुछ ज्यादा समय तक शासन नहीं करेंगे। सैयद बंधु ने इन दोनों को सत्ता पे बैठाता है। इसके बाद देखा जाए तो रबी उद दौला के बाद फिर आ जाता है मोहम्मद शाह। 1719 से 48 तक मुख्य रूप से देखा जाए तो ये शासन कर रहा है। फिर मोहम्मद शाह जो रंगीला बादशाह के रूप में बहुत चर्चित रहेगा, इसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। अहमद शाह आएगा 1748 से लेकर 54 तक शासन करेगा। फिर आलमगीर द्वितीय आएगा जो 1754 से 59 तक शासन करेगा। फिर शाह आलम द्वितीय आएगा 59 से 1806 तक शासन करेगा। फिर अकबर द्वितीय आएगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 1806 से 1837 तक शासन करेगा। और फाइनली देखा जाएगा तो बहादुर शाह द्वितीय आएगा जो जफर की उपाधि धारण करेगा। 1837 से लेकर 1857 यानी कि 1857 के विद्रोह तक शासन करता है। 1857 के विद्रोह के बाद जो मुगल सत्ता की बुनियादी बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध को जीत करके एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था, वो मुगल जैसे एक विशाल साम्राज्य 1857 के क्रांति विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर के शासनकाल के समय देखा जाए तो पूरी एक विशाल साम्राज्य धाराशायी हो चुकी थी और भारत की धरती से मुगलों की जो अस्तित्व थी वो समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद की क्लास क्या आएगी उस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे। यानी हम जो आपको अपने हिस्ट्री की सीरीज में अब क्लास लेकर के आपके बीच आने वाले हैं वो हमारा क्लास है मुगल साम्राज्य। बहुत ही नामी टॉपिक है। इसमें पहले फेज में हम आपको ये मुख्य राजाओं के बारे में पढ़ा दूंगा 1526 से 1707। फिर हम लोग परावर्ती मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे जहां सब के सब कायर डरपोक किस्म के राजा मिलेंगे और इनको पढ़ने के बाद फाइनली मैं अपने चैप्टर को वहीं कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग क्लास के साथ लगे रहिएगा। अगर चैनल से आप लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बाकी आप लोग अपनी नोटबुक को साथ साथ भी बनाते चलिएगा क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट आपको मिलेगा। यकीन ना हो तो मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया उसका प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए, मैथ कराते हुए चलिए और मैथ कराने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में मास्टर सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। क्योंकि दिखावे की काम नहीं, वास्तविक तौर पे मैं आपको पूरी तरीके से दावे के साथ कह रहा हूँ, अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता उसका प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आप देखिए कि 20-25 सालों में पूछे गए सवालों में क्या हमारा पढ़ाया हुआ काम का है या नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जितने सारे कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाता, अगर आपको कंटेंट को लिखने में कोई समस्या हो तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को पीडीएफ की भी व्यवस्था हो सकता है उपलब्ध करवाऊंगा। तो मैं अपने चैनल में आपको पीडीएफ के माध्यम से हो सकता है कि मैं सारे नोटबुक को अवेलेबल कराऊंगा, ऐसा मैं व्यवस्था बना रहा हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ अपने अगले टॉपिक में मुगल साम्राज्य के साथ। हमारा ये टॉपिक जो था केवल कोई पढ़ाने का उद्देश्य नहीं था, केवल ये बताने का उद्देश्य था कि इस पीरियड में हम लोगों को क्या और कैसे पढ़ना। मिलता हूँ जब मैं अपनी अगली क्लास में, तो मेरा जो टॉपिक चलेगा उसमें मैं बताता हूँ आपको कंप्लीट बाबर से जुड़ी हुई समस्त जानकारी। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।